अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। और खबरें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की खबरें हैं, इलेक्शन से भी जुड़ी और कुछ दीगर खबरें भी हैं। एक तो जनाब फाइनली ईरान को एक अच्छा जवाब दिया गया है। क्या ये हतमी जवाब है या अभी मजीद इसमें कोई इजाफा होगा, ये भी देखना होगा। इसके साथ साथ जनाब बात करेंगे कुछ कि क्यों शेर अफजल मरवत साहब को वापस बुलवाया गया है, इलेक्शन में कौन इन हुआ है कौन आउट हुआ है। और द इकोनॉमिस्ट का भी गम ख़त्म नहीं हुआ था कि टाइम ने जो आर्टिकल छापा है वो, मतलब मेरा ख्याल है कि आप सबको एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर चाहिए। मतलब पूरा कच्चा चट्ठा खोल के रख दिया। मज़े की बात यह है कि ये आर्टिकल खुद इमरान खान ने नहीं लिखा, लेकिन अगर आप उस आर्टिकल को पढ़ें तो आपको पता चलता है कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलमोस्ट वैसी है जो इकोनॉमिस्ट के मजमून के सारे कंटेंट हैं। तो वो क्या है वो मैं आपको सीधा सीधा कुछ बता दूंगी, और फिर उसके साथ साथ बात करेंगे कि क्या कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं बल्ले का निशान लेने से। इसके ऊपर भी मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले जी, ईरान ने जो एक बुज़दिलाना कार्रवाई की है, इंतहाई काबिल मज़म्मत, उसके ऊपर तफसीली वीलॉग मैंने किया है पहले। और आप लोगों में से जिन लोगों ने वो वीलॉग नहीं देखा लाजमी देखें। बड़े दिल से मैंने उसमें गुफ्तगू की है। वैसे तो मैं हमेशा ही दिल से ही बात करती हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं वही बात करती हूँ। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि कोई उसमें तारीफ ना की जाए, जो मेरी सोच है उसको उसी तरह से बयान किया जाए। तो बहरहाल सबसे पहले ज़रा बात हो जाए जी ईरान के मामले के ऊपर। पाकिस्तान ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, और ना सिर्फ ये कि अपने सफ़ीर को ईरान से वापस बुलवा लिया, बल्कि ईरान के सफ़ीर को भी हुक्म दे दिया है कि वो भी यहाँ से चले जाएं, तशरीफ़ ले जाएं। तो ये एक सख्त मैसेज होता है बहरहाल। लेकिन क्या इतना ही है या फिर इसमें फर्दर कोई इजाफा हम देखेंगे? इसके ऊपर बहुत बात हो रही थी सोशल मीडिया पर। बहुत से लोग ये सजेस्ट कर रहे थे कि ईरान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, कोई उनके ऊपर भी इसी किस्म का कोई अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक, कुछ ना कुछ उसको जवाब एक मिलिटेंसी की सूरत में ही मिलना चाहिए। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये इनसेन बातें हैं, क्या हम इस तरह की कोई भी कार्रवाई अफोर्ड कर सकते हैं? इस तरह क्या एक और नई जंग में तो नहीं चला जाएंगे पाकिस्तान, और इस वक्त क्या वो हम अफोर्ड भी कर सकते हैं या नहीं? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जहाँ तक मेरी अगर आप सोच की बात करें तो जाहिर है मैं कोई जंग की हामी तो हरगिज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आना चाहिए। कुछ तो इस मामले से गया है, जो रिस्पांस दिया गया, लेकिन इसको मज़ीद भी जो है उजागर किया जाना चाहिए बात को, वरना ये बात यहाँ पे रुकेगी नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ईरान ने इसके साथ इल्ज़ाम भी लगाया। ये कोई गलत फहमी का मामला नहीं था कि जी गलत फहमी से आ गया, उन्होंने बाकायदा टारगेट करके आपको हिट किया है। और इसमें जहाँ हमें अपनी जो इंटेलिजेंस की जो सारी यानी समझ लीजिए इंफॉर्मेशन है, जो हमारा पूरा एक नेटवर्क है, उसको जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों कैसे वो दाखिल हो गया और हमें पता नहीं चल सका। तो वहीं पर हमें इस बात को भी एनालाइज करने की ज़रूरत है कि ईरान ने कैसे इसको इस तरह से टारगेट भी कर लिया, और जो उसने उसके ऊपर बयानियां बनाने की कोशिश की है कि वहां पे दहशतगर्द छुपे हुए थे। तो हमने तो यही देखा है कि वहां पे 2 बच्चे शहीद हुए हैं। तो इस चीज़ को भी हाईलाइट किया जाना चाहिए, वरना ईरान एक तरह से ये मैसेज दे रहा है कि देखिए जी पाकिस्तान अभी तक जो है वो सेफ हेवन्स हैं दहशतगर्दों की, और ये वही ज़बान है जो कमोबेश इंडिया बोलता है। तो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि आखिर ईरान ने अपने तौर पर ये अटैक किए हैं या इसके पीछे कोई और भी साजिश चल रही है। तो बहुत से पहलू हैं इसके ऊपर, और जाहिर है इसके ऊपर जो भी मजीद अगर कोई फैसला होता है तो वो इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर ही किया जाएगा। तो बहरहाल इसके ऊपर अफसोसनाक बात, जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात की थी, सियासत नहीं होनी चाहिए। अगेन ऐसा लग रहा कि पीएमएलएन को एक मौका हाथ लग गया है कि इसका भी जो सारा इल्ज़ाम है वो पीटीआई पर थोप दो और उनको गद्दार वतन साबित कर दो, और ये साबित कर दो कि जी वो बड़े खुश हो रहे हैं। तो अजीब व गरीब किस्म की इस तरह के लीगी सहाफ़ी भी ट्वीट्स कर रहे थे, लेकिन भरपूर जवाब दिया है पीटीआई की सोशल मीडिया ने इसके ऊपर, और पीटीआई ने अपना एक ऑफिशियल इसके ऊपर रिस्पॉन्स भी जारी किया है, जो कि अच्छा किया है उन्होंने, और इसको होल एंड सोल कंडेम भी किया है। तो ये है जी सारी ईरान के हवाले से सूरत हाल। अब आ जाते हैं कि कौन इलेक्शन में आउट हो रहा है और कौन इन हो रहा है। अफसोसनाक जी खबरें इस हवाले से पीटीआई वालों के लिए। चेयरमैन इमरान खान के जो कागजात मुस्तरद किए गए थे, उनको अपील के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने जो मंजूर किया था पहले, अब उसका फैसला महफूज हुआ था।
वो फैसला अब सुना दिया गया और उसके मुताबिक ना सिर्फ इमरान खान बल्कि शाह महमूद कुरैशी के लाहौर के हल्के से, सनम जावेद के, हम्माद अजहर के, चौधरी परवेज इलाही के और फवाद चौधरी साहब के, इन सब सरकर्दा सियासतदानों के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद हो गए हैं हाई कोर्ट में भी अपील के अंदर। तो इस तरह से अब ये लोग तो इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए हैं, इस इलेक्शन में तो ये हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। ख़ास तौर पर अगर सनम जावेद की बात की जाए, वो काफ़ी इस बात के लिए दिलचस्पी रखती थी कि वो मरियम नवाज़ के मद्दे मुकाबिल लड़ना चाहती थी, क्योंकि जब उनसे ये पूछा गया कि आपका नाम शायद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है तो मखसूस नशिस्तों में दिया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे मखसूस नशिस्तों पर नहीं आना है, मैं मरियम को हराना चाहती हूँ। तो उनका जो एक यानी आप समझ लें कि ख्वाहिश थी वो ये थी कि मरियम नवाज़ को शिकस्त देनी है, तो ये उनकी ख्वाहिश जो है उनको लड़ने ही नहीं दिया गया अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक चीज़ सामने आई है। बाकी अब एक और नया ट्रेंड देखा जा रहा है कि पहले तो हम ये देख रहे थे कि कागजात छीने जा रहे हैं, मुस्तरद की जा रहे हैं, फिर बल्ले का निशान ले लिया गया। अब एक और तरीका आजमाया जा रहा है पीटीआई को इलेक्शन से बाहर करने के लिए कि जो ऑलरेडी लोग हो गए हैं, यानी कागजात जिनके मंजूर हो गए हैं और निशानात भी अलॉट हो गए हैं, उन उम्मीदवारों को अब किसी भी तरह पकड़ के जकड़ के उनके साथ भी मजबूर उन्हें करके और इलेक्शन से ज़बरदस्ती दस्तबरदार करवाया जा रहा है। ख़ास तौर पर उन हलकों में जहां पर कुछ मंजूर नज़र लोगों को जितवाना है और वो अगर उन्हें क्लोज या टफ कंपटीशन दे सकते हैं पीटीआई के उम्मीदवार, तो उन्हें वहां से रिमूव किया जा रहा है। जैसे कि जहांगीर खान तरीन साहब जिस हलके से मद्दे मुकाबिल थे, यहाँ पर इकबाल शाह साहब जो थे ये पीटीआई के उम्मीदवार थे, लेकिन अचानक से आज इनका एक वीडियो पैगाम आता है जिसमें वो बताते हैं कि जनाब वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं और उनके हलके के लोग जिसे चाहें वोट दे दें। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है। जहांगीर खान तरीन साहब की खिदमात के एवज उनको ये जो सीट है वो तोहफे में दी जा रही है, वरना सबको मालूम है कि इस वक्त लोधरा में पोजीशन क्या है। तो ये वो सीट भी है जिसमें ज़िमनी इंतखाब भी हुआ था और आपको याद होगा कि भारी भारी मार्जिन से पीटीआई के जो कैंडिडेट थे वहां से जीते थे 2022 में। तो बहरहाल अनफॉर्चुनेटली इनको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि इनके बेटे को अगवा कर लिया गया था और उसके बाद 6 दिन के बाद उनकी ये वीडियो जो है जारी हुई है। इसी तरह से आज़म सवाती साहब भी दस्तबरदार हो गए हैं। हालांकि आप देखिए ये वो हैं शख्सियत जिन्होंने इतनी मुश्किलें झेली हैं, कब से रूपोश भी हैं और नवाज शरीफ साहब के मद्दे मुकाबिल मानसरा से खड़े हो रहे थे, तो इनको भी दस्तबरदार करवा दिया गया इलेक्शन से। तो अब इनकी कोई वीडियो तो ऐसे सामने नहीं आई, लेकिन इनके वकील का यह बयान है कि वो अब इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। तो अब ये ट्रेंड देखा जा रहा है और भी मुझे खदशा है कि मज़ीद कुछ लोगों को भी दस्तबरदार इसी तरह करवाया जा सकता है जिनको मंजूर नज़र लोगों को जितवाना है, तो उस सिलसिले में। तो बहरहाल जी इलेक्शन से ये अपडेट्स हैं। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो अपनी कैंपेन कराची में जारी रखे हुए थे, आज उनका लास्ट डे है और इसमें अब एक खबर ये आई है कि जनाब पीटीआई की तरफ से एक नोटिफिकेशन या जो भी आप कह लें हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब को फौरी तौर पर ये हुक्म दिया गया है कि वो अपनी जो मुहिम है उसको समेट कर वापस इस्लामाबाद आएँ और अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात भी करें। तो उनके जो 1-2 फंक्शंस रह गए थे वो उन्होंने फिर वहाँ पर अटेंड किए एंड आई विल मस्ट से कि बहुत अच्छी कैंपेन रन की कराची में, सिंध में, बहुत ऐसे इलाकों में कि जहाँ पर पीटीआई का शायद उस तरह से इतना जोर भी नहीं था, लेकिन वहाँ पे भी जब लोग निकले हैं तो आइडिया हुआ है कि वहाँ पे लोग तैयार बैठे हैं कि कोई पीटीआई की लीडरशिप आए। तो बहुत अच्छे विजुअल्स देखने को मिले कि कम से कम कोई कैंपेन करता हुआ नजर आया पीटीआई की तरफ से सिंध के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ जो शेर अफजल मरवत साहब के मसाइल चल रहे थे रऊफ हसन साहब के साथ, हामिद खान साहब के साथ, पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ, तो उसके बाद ये खबर आई है कि अडियाला जेल में बैरिस्टर गौहर और हामिद खान साहब के साथ एक अहम मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की। और इस मुलाकात में हामिद खान साहब ने ख़ास तौर पर काफ़ी शिकायतें लगाई हैं शेर अफजल मरवत साहब की और उनको इमरान खान साहब को बताया है कि किस तरीके से शेर अफजल मरवत साहब जो है उन्होंने पार्टी की सीनियर क़यादत के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स भी दिए हैं और इसके साथ साथ और भी उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए हैं जो एक कैंपेन के दौरान शायद उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं जिसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं। क्या वो चीज़ें हैं शायद जो इंटरनल पॉलिटिक्स एक होती है हल्के की, छोटे अहदेदार, बड़े अहदेदार और कुछ लिसानी मामलात को भी लोग उठा रहे थे, तो पता नहीं इस टाइप की कुछ उनको जो है इमरान खान साहब को उन्होंने
बातें बताई, जिसके बाद इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर ये हुक्म जारी किया कि उन्हें मैसेज दिया जाए और वो सिंध की कैंपेन क्लोज करके उन्हें अडियाला जेल में आके मिलें। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि चूंकि इमरान खान साहब ने एक साइड की स्टोरी सुनी है, तो अब शेर अफजल मरवत साहब जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो दूसरी तरफ की एक स्टोरी अपनी बताएंगे कि उन्हें क्यों उन्होंने स्टेटमेंट्स जारहाना किस्म के दिए सीनियर क़यादत के लिए। तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि इमरान खान साहब क्या डिसीजन करते हैं शेर अफजल मरवत साहब के लिए। अदरवाइज तो शेर अफजल मरवत को पसंद करते हैं खान साहब उनके एग्रेसिव स्टाइल की वजह से। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा शेर अफजल मरवत साहब भी जिसको कहते हैं ओवर रिएक्ट कर गए। ठीक है, सीनियर क़यादत ने अगर कह भी दिया तो अल्टीमेटली वो सीनियर हैं, आप उनको इग्नोर करके अपनी कैंपेन जारी रखें। जो आप खिताब भी करें उसमें उनका जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने मुखालिफिन को निशाना बनाएं, क्या ज़रूरत है आप सीनियर लोगों के ऊपर बात करें। अगर वो कर रहे हैं तो और यानी उसको अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो कोई कितनी देर करेगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा ओवर रिएक्ट भी किया शेर अफजल मरवत ने। और अगर वो डिसहार्ट हुए भी थे, उन्हें बुरा लगा भी था, तो वो जाके खुद खान साहब को जब भी मिलते तो उनको इसके ऊपर एतमाद में ले सकते थे। लेकिन उन्होंने पब्लिक में जब इस तरह से उनको बुरा भला कहा सीनियर क़यादत को, तो ज़ाहिर है एक तासुर लड़ाई का जो उभरा वो किसी तौर भी पार्टी के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल जी, अब देखते हैं इमरान खान साहब तक बात पहुँच गई है तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। अब आ जाते हैं जिस बात के ऊपर जो मैंने आपको शुरू में बताई कि टाइम जो एक मैगज़ीन है उसके अंदर एक आर्टिकल छपा है और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और ख़ास तौर पर जो ओवरऑल एक इलेक्शन का सिनेरियो इसके ऊपर उन्होंने बड़ी तफसील से लिखा है। अब ये जो सारा आर्टिकल है ये कोई मैंने नहीं लिखा, ये कोई खान साहब ने नहीं लिखा या किसी और पाकिस्तान से जर्नलिस्ट ने नहीं लिखा। ये एक अंग्रेज़ जर्नलिस्ट हैं चार्ली कैम्बल, इन्होंने लिखा है। और इस आर्टिकल की अगर मैं आपको सिर्फ पहले मकबूलियत के हवाले से बात बताऊँ तो इंटरेस्टिंगली 2 बजे दोपहर को ये आर्टिकल शाया हुआ है और रात 11 बजे तक ये जो आर्टिकल है इसको तकरीबन 1.7 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं। तकरीबन 2 मिलियन व्यूज़ यानी 20 लाख के करीब इसके व्यूज़ होने वाले हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 8-10 घंटों के अंदर ही 2 मिलियन लोग यानी 20 लाख लोग इस आर्टिकल को पढ़ चुके हैं। तो ये वही हमें एक रिपीट टेलीकास्ट नज़र आ रहा है जो इकोनॉमिस्ट के जो आर्टिकल था उसके अंदर था। वो तो खैर खान साहब ने खुद लिखा हुआ था, लेकिन ये अभी लिखा किसी और ने है, लेकिन उसमें जो हक़ाइक़ बयान किए हैं उसके ऊपर इतनी ज़्यादा इसको रीडरशिप मिल रही है। अब इसमें उन्होंने जो बातें लिखी हैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी हैं। उन्होंने बताया है कि किस किस तरह से इमरान खान की पार्टी को आउट करने के लिए इलेक्शन को किस तरीके से रिग किया जा रहा है। उसमें सारा बताया है कि उनके कैंडिडेट्स पार्टी छोड़ के गए, जिस तरीके से उन्हें अगवा किया गया, गिरफ्तारियां हुई, खान पे 200 मुकदमे हैं, फिर जो उनके ट्रायल हैं वो किस तरह से खुफिया चल रहे हैं, उन्हें सज़ा भी दी गई है, उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा, और फिर बैट का जो सिंबल है वो भी उनसे ले लिया गया है। तो ये सारी बातें उन्होंने इसमें बताई हैं। दूसरी तरफ उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है नवाज शरीफ साहब के लिए भी कि जनाब ये पूरी सेटलमेंट करके आए हैं और इनको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की पूरी बैक हासिल है, पूरी सपोर्ट हासिल है। आप अंदाज़ा लगाएं कि यानी यहाँ पर बैठा हुआ बंदा नहीं ये कह रहा, कहीं बैठा हुआ बंदा लिख रहा है ना, जो यानी यहाँ का कोई लोकल जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को इतना, ये सब चीज़ें अब इतनी खुल के हो रही हैं। मेरा जो पॉइंट है वो समझें कि ये सब चीज़ें इतनी खुल के हो रही हैं। अब हर हमारा जो इस वक्त मुल्क का इदारा है वो इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है कि कहीं पे कोई भी बैठा अब खुले आम ये बात कर रहा है जो कहीं पे ड्राइंग रूम्स में होती थी, ढकी छुपे अल्फाज में होती थी। आपको मैं बताऊं तो वो लिखता है, मैं सिर्फ इसका कुछ एक हिस्सा आपको सुनाने वाली हूँ। इट्स नो सीक्रेट दैट पाकिस्तान मिलिट्री किंग मेकर्स, अब आप अल्फाज चेक करें, इट्स नो सीक्रेट दैट पाकिस्तान मिलिट्री किंग मेकर्स हैव थ्रोन देयर सपोर्ट बिहाइंड शरीफ, which ultimately means he is shoe in to return to power, but Khan's enduring popularity means more heavy-handed tactics will be required. तो वो बता रहे हैं कि जनाब आपने खान को निकाल लिया, सब कुछ उसकी पार्टी के साथ कर लिया, लेकिन इसके बावजूद खान जो है वो लीड कर रहा है, खान आगे है, उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। तो शरीफ के पलड़े में सारा वजन इस्टेब्लिशमेंट ने डाल दिया है, इसके बावजूद भी इलेक्शन जीतने की पोजीशन में भी वो नज़र नहीं आ रहे। और वो लिखता है आगे कि मज़ीद आपको ऐसा लग रहा है कि शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए मज़ीद अभी सख्ती करनी पड़ेगी और कई और पापड़ बेलने पड़ेंगे, फिर कहीं जाकर शायद आप कुछ मैनेज कर पाएँ। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे इलेक्शन की आखिर क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है।
तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है सारी। और बाकी उसमें उसने सारी बातें लिखी हुई हैं जो आगे की पॉलिसीज़ के हवाले से थी कि खान के साथ मसले कहाँ का थे, क्यों उसको उसके साथ एक यानी मसाइल शुरू हुए इस्टेब्लिशमेंट के। और वो साफ सीधी सीधी बातें कर रहा है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की वो किंग मेकर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मतलब अब जब आप खुद ये बातें मान रहे हैं और आपको पता है, एक तो ये है ना कि किंग मेकर वो है और वो देख रहे हैं कि जी अवाम की भी पॉपुलैरिटी मिल गई, हमने भी अपनी सपोर्ट डाल दी, तो चलो जी हो गया काम। यहाँ पर सिचुएशन और है, अवाम दूसरी तरफ खड़े हैं और जो ताकतवर हल्के हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो शरीफों के साथ जुड़ के बैठे हुए हैं और सारे इदारे और सारे जो यानी आपका सिस्टम है उसको यरगमाल बनाकर ज़बरदस्ती शरीफों को मुसल्लत करने की एक कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की एक चीज़ जो इतनी ओपन हो रही है उसके बाद इस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी नज़र आती है आपको और उसके बाद कौन सी स्टेबिलिटी नज़र आती है। कोई दुनिया का अक्लमंद शख्स अगर हमें ये समझा दे आगे तो हम भी कहें कि हाँ भाई मकबूलियत के साथ कबूलियत की भी ज़रूरत है। मैंने तो सारा आइन पढ़ा है, मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया कि कबूलियत की भी ज़रूरत है। आइन में तो साफ लिखा है कि इक़्तिदार आला सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के पास है और उनका मुंतखब नुमाइंदा ही वज़ीर आज़म बनना चाहिए। मैंने नहीं देखा कि कहीं लिखा हुआ था कि उसके साथ कबूलियत भी होगी तो वो शख्स वज़ीर आज़म बन जाए। तो बहरहाल ये सारी जी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या टाइम के ऊपर भी अब जो वज़ीर इत्तलात सोलंकी साहब हैं वो कोई इसके ऊपर नया शोशा छोड़ेंगे कि क्यों लिख दिया आर्टिकल इमरान खान की हिमायत में। हम ज़रा आपको बताएं कि आप हमारे इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं तो आपके ऊपर हम कोई मुकदमा कराएं। तो अब मैं तो ये डर रही थी कि कहीं उन्हें सहाफ़त सिखाने ना चल पड़े मुर्तज़ा सोलंकी साहब। इसके साथ बस एक दो छोटी खबरें और मैं शामिल कर दूं। रेहाना डार साहिबा जो उस्मान डार साहब की वालदा हैं उनके कागज़ क्लियर हो गए हैं और उन्हें झूले का इंतखाबी निशान भी मिल गया है और कॉट जो होता है बेबी कॉट उसका इंतखाबी निशान भी मिल गया है। उन्होंने भी कैंपेन शुरू कर दी है। ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा जो है वो भी कैंपेन अपनी स्टार्ट कर चुकी हैं। बेंच का उन्हें इंतखाबी निशान मिला है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे तो ये जो टिकटॉक पे इस वक्त अंधेर मची हुई है पीटीआई के इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो मैंने लास्ट बात आपसे करनी थी वो ये कि मैं मुख्तलिफ हलकों के सर्वे देख रही थी। कुछ सर्वे जो सुनो टीवी के लिए हबीब अकरम साहब करते हैं और मैं हमेशा उन्हें बहुत एडमायर करती हूँ, बड़े क्रेडिबल उनके सर्वे होते हैं। जब 2018 के इलेक्शंस थे तो वो दुनिया टीवी से वाबस्ता थे और उन्होंने इसी तरह से मुख्तलिफ हलकों में सर्वे किए थे और इंटरेस्टिंगली जो उनके सर्वे के नताइज थे और जो असल में बाद में नताइज आए वो काफ़ी हद तक सिमिलर थे। कहीं कहीं कोई शायद थोड़ी बहुत मिसिंग हुई हो वरना 19-20 का फ़र्क होगा, लेकिन अदरवाइज उनके बड़े एक्यूरेट वो नताइज आए थे। तो वो बड़ा ऑनेस्ट एक अपना सर्वे का रिज़ल्ट देते हैं और उनके मैं सर्वे के रिज़ल्ट देख रही थी तो आप यकीन मानिए कि केपी में तो मुख्तलिफ हलकों में जिन्होंने किए वो तो थे ही पीटीआई बहुत आगे, कोई पास आस भी नहीं था। लेकिन अभी उन्होंने डीजी खान में भी जो सर्वे किए हैं मुख्तलिफ हलकों के वहाँ पे भी आप देखें तो बहुत मार्जिन है, बहुत ज़्यादा मार्जिन है। तो ये जो चीज़ है और वो ये कह भी रहे हैं कि बैट का निशान भी आपने ले लिया, इसके बावजूद भी पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आई। और उसके अलावा भी मैंने एक दो सर्वेज और भी देखे हैं। इवन मैंने जियो का सर्वे देखा है, जियो वालों ने भी जो सर्वे कंडक्ट किया है वो इन्होंने लाहौर में कंडक्ट किया था, ये जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का हल्का है उसमें। अच्छा, लास्ट टाइम ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का जो हल्का था इसमें इमरान खान साहब इनके मद्दे मुकाबिल थे और कोई 500 के करीब वोटों से इमरान खान साहब जीत गए थे, जिसपे ख्वाजा साद रफ़ीक का ये मानना है कि धांधली से उन्हें हराया गया था। लेकिन बहरहाल इस दफ़ा भी इंटरेस्टिंगली जो अब इस दफ़ा तो इमरान खान साहब नहीं खड़े हुए इस हल्के से, लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई का जो कैंडिडेट है वो उसमें जीत नज़र आ रही है सर्वे के अंदर और ये जियो ने सर्वे कंडक्ट करवाया। तो ये सिचुएशन है ग्राउंड के ऊपर। अब इस सारी सिचुएशन के बाद मैं तो फिर ये बता रही हूँ आपको कि 8-10 दिन अभी मज़ीद कोशिश की जाएगी कि कुछ लोगों को दस्तबरदार करवा दिया जाए, कुछ और करवा दिया जाए। लेकिन अगर फिर भी ऐसा लगा आखिर तक यही सिचुएशन रही तो बड़े इस बात के चांसेस हैं कि फिर ना इलेक्शंस जो हैं वो डामाडोल हो जाएं। क्योंकि ये आप याद रखिए कि जब तक ताकतवर हलकों को ये लगेगा कि इलेक्शन में खान के जीतने का कोई भी चांस है तब तक वो इलेक्शंस से खौफजदा ही रहेंगे। और ये पैनिक एक फैल रहा है, नवाज शरीफ लोगों की शरीफ फैमिली में भी पैनिक ये फैल रहा है कि यार इतना कुछ कर लिया अब क्या बाकी रह गया। स्टिल लोग जो हैं वो नहीं हट रहे हैं इस चीज़ से। मैं क्लिप देख रही थी हामिद मीर साहब का, एक बंदा खड़ा होकर सवाल करा, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और वो अपना नाम अनाउंस करता है, मेरा नाम इमरान खान है, और सारे हॉल में एकदम शोर उठ जाता है और तालियां बजने लगती हैं, सब खुश होने लगते हैं। हामिद मीर साहब भी हंस पड़े सिर्फ एक नाम के ऊपर। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस शख्स के नाम के ऊपर नौजवानों के दिल धड़कते हैं, आप चलें उसको माइनस करने के लिए
कैसे होगा ये सब? कितना वोटर है? 2.5 करोड़ नया वोटर है जो नौजवान अभी रजिस्टर हुआ है, इसने वोट डालना है जाके, और उसमें से 95% जो है वो खान का दीवाना है। कहाँ से आप उसको कैसे माइनस करने चलें? तो ये सिर्फ एक उसका हम नाम होने के ऊपर ये अप्रिसिएशन थी। तो ये जो आपने बैट भी लिया है, ये मुझे तो अब ये सिनेरियो नजर आ रहा है कि पहले ये होता था कि जो उम्मीदवार है वो ढूंढ रहा होता था वोटर को, कैंपेन करता था, उसे कन्विंस करता था कि मुझे वोट डालना है। अब उल्टा हुआ है, आप यकीन माने अब उल्टा हुआ है। लोग हलकों के ये पूछ रहे हैं कि हमारे हलके में कौन है भाई खान का उम्मीदवार, कौन सा उसका इंतखाबी निशान है। ये मैंने कई जगहों पर देखा है। मैं अब आपको अभी डिस्क्लोज ही इस मौके पर कर सकती, लेकिन मैं खुद यानी कहीं सब्जी वगैरह लेने रुकूं या कुछ होता है तो मैं किसी से यूं ही ज़रा एक नो हाउ करती रहती हूँ कि भी आप किसके साथ हैं, किसका वोट है ये वो। और आप यकीन करेंगे मुझे 1-2 फ्रूट वालों ने, 2-4 सब्जी वालों ने इस तरह के बताए कहे वर्ड्स कि बाजी अभी हमने देखा नहीं है कि खान ने किसको खड़ा किया है, लेकिन मैं ना अभी वो चेक कर रहा हूँ कि उसका कौन सा निशान है, वो फिर मैं उसी को लगाऊंगा ढूंढ के, मैं ढूंढ के लगाऊंगा कि कौन सा इमरान खान का वोटर है। तो ये एक अलग किस्म का इलेक्शन है कि जिसमें जो वोटर है वो उम्मीदवार और निशान ढूंढता फिर रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।